स्टार्ट करते हैं, बीच में कोई दिक्कत आएगी तो बताइएगा। बेसिकली हमारा मोटो क्या है ये सेशन स्टार्ट करने का, आप लोगों को नीट 2027 के लिए एकदम रेडी करना। देखिए थ्योरी सब लोग पढ़ लेते हैं, मेन मुद्दा है फिजिक्स के अंदर एप्लीकेशन। तो नीट 2027 के लिए कौन कौन से क्वेश्चन अपने को करने चाहिए। बेसिकली अपन लेवल अप करने वाले हैं अपना फिजिक्स के अंदर। इस तरीके के क्वेश्चंस करेंगे अपन पूरे के पूरे फिजिक्स को। मैंने 60 टू 65 सेशन के अंदर आपको कराने के लिए सोचा है कि 60 टू 65 सेशन अपन लेंगे और पूरी की पूरी फिजिक्स उसके अंदर कवर करेंगे चैप्टर वाइज। और क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जिससे आपको नीट 2027 का जब आप पेपर देने जाए तो एकदम आसानी से आप उस पेपर को कर पाए, क्योंकि पेपर का लेवल आप देख चुके हैं कि पेपर का लेवल अब अप हो गया है। पेपर उतना आसान नहीं आता है जितना पहले आता था। पहले सिमिलर क्वेश्चन अपने को देखने को मिलते थे, आजकल नई नई वैरायटी अपने को देखने को मिलती है। उसी हिसाब से अपन प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस करने वाले हैं। सबसे पहले अपन टॉपिक वाइज चलेंगे, मतलब एक पूरे चैप्टर को अपन 2 से 3 सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे ताकि डिटेल में अपन कुछ चीज़ें सीख पाएं। फिर अपन चैप्टर वाइज, देन अपन फुल सिलेबस बुक वाइज, इस तरीके से अपन चीज़ों को करने वाले हैं। मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आप सब लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं। मेरा नाम बेटा कुलदीप छिंपा है। मैंने बीटेक किया है एनआईटी जालंधर से। एनआईटी जालंधर से बीटेक किया है मैंने। पिछले 8 सालों से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, टीचर बाय चॉइस। जेई मेंस जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई कर रखे हैं। इस साल भी नीट के बच्चों के लिए अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है। पिछले साल भगवान की दया से AIR 32 को मैंने मेंटर किया था। अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों को मेंटर करेंगे। आई होप आप लोग भी अच्छी रैंक लेके आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। अगर मेरी आवाज़ सही आ रही है तो बेटा यस या कुछ इस तरीके से मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि अपन सेशन को स्टार्ट कर पाए। आज बेसिकली अपन आज बेसिकली अपन बेसिक मैथ्स और वेक्टर अपन करने वाले हैं। 2 सेशन के अंदर बेसिक मैथ और वेक्टर करेंगे। आज बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका थोड़ा सा दिमाग खोल के रख देंगे, इस सोचने वाले क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कुछ क्वेश्चन है ना इजी भी है और कुछ क्वेश्चन सिखाने वाले भी। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन आएगा तो उसके साथ उसके आसपास जो भी कोई कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि मैं सीधा निकल गया तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इसका कॉन्सेप्ट आप एक्सप्लेन कर दीजिए। भले ही 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, लेकिन मेन मुद्दा है क्वेश्चन की तह तक जाना। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। अब ऊपर ऊपर से पढ़ के हमारा काम नहीं होने वाला, इन डिटेल अपने को जाना पड़ेगा। सबसे पहला सबसे आसान सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, सोल्व करिए इसको। खोल दे देते हैं आपको। बेटा नोट्स यहीं पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x इंटू वाई इज इक्व टू सी स्क्वायर आपको दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स। वॉट इज dy बाई डी एक्स? dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है? dy बाई डी एक्स का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। कि अगर y x का फंक्शन है तो x को चेंज करने पर y चेंज होगा, लेकिन x को चेंज करने पर y कितना फास्ट या कितना धीरे चेंज होगा वो बताता है dy बाई डी एक्स। अब एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर आपको दे रखा है, डी वाई बाई डी एक्स आपसे पूछा गया है, तो y इज इक्वल टू आप लिख पाएंगे सी स्क्वायर डिवाइड एक्स। अपने को डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, सी स्क्वायर क्या है? कॉन्स्टेंट है। डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा 1/x का, 1/x का डिफरेंशिएशन करना है, पावर ऊपर ले आओ -1, फिर x की पावर n का डिफरेंशिएशन, पावर आगे एक पावर कम,
तो माइनस का सी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। लेकिन सर ये ऑप्शन में नहीं है, ध्यान से देखिए, किसी भी ऑप्शन के अंदर सी स्क्वायर नहीं है, सी स्क्वायर को एलिमिनेट करना पड़ेगा। सी स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए क्वेश्चन में देखो दिया गया है, सी स्क्वायर को आप एक्स इंटू वाई लिख सकते हो, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कैन बी रिटन एज माइनस का सी स्क्वायर की जगह एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस वाई बाई एक्स, डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का वाई बाई एक्स। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आंसर आ गया है। 45 बच्चों ने एकदम सही आंसर दिया, 45 स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन, ध्यान से सोचिएगा। देखिए क्या कह रहा है सवाल, सवाल कह रहा है, क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि साइन थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 और टेन थीटा 3 इनकी वैल्यूज आपको दे रखी है, लेकिन ये वैल्यूज ऑर्डर में नहीं है, आगे पीछे हो सकती है, तो आपको बताना है इन एंगल्स के लिए ये क्या क्या हो सकता है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। टेन थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा 1 की वैल्यू क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी, या कॉस थीटा 2 की वैल्यू क्या होगी। देखिए कैसे पकड़ेंगे, सिंपल सा लॉजिक होता है कि साइन थीटा या कॉस थीटा, साइन थीटा या कॉस थीटा, इनकी वैल्यू कभी भी एक से बड़ी नहीं जाती, इनकी रेंज -1 से 1 के बीच होती है। कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 से, कोस थीटा की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच होती है, इनकी वैल्यू कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाएगी, तो इनका स्क्वायर भी कभी भी एक से ज्यादा नहीं जाएगा, लेकिन टेन थीटा जा सकता है, टेन थीटा ऊपर जा सकता है। और यहाँ देखो एक कॉस स्क्वायर लिखा है, कॉस स्क्वायर लिखा है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, कॉस स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है ना। तो देखो पहचानते हैं, सबसे पहले हाफ माइनस हाफ 3, यानी कि ये जो 3 वैल्यू है ये साइन थीटा 1 की और कॉस स्क्वायर थीटा 2 की नहीं हो सकती है, जो 3 वैल्यू है किसकी है, ये 3 वैल्यू टेन थीटा 3 की है, टेन थीटा 3 3 हो गया। फिर ये जो नेगेटिव है ये किसका है, नेगेटिव, कॉस स्क्वायर थीटा 2 नेगेटिव नहीं हो सकता, तो साइन थीटा 1 की वैल्यू -1/2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा 2 की वैल्यू बेटा 1/2 है, तो कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 1/√2, कॉस थीटा 2 कितना हो जाएगा, 1/√2। अब देखो कौन सा ऑप्शन चाहिए, द वैल्यू ऑफ टेन थीटा 3 कुड बी -1/2, या -1/2 टेन थीटा 3 की वैल्यू हो सकती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूंढना है। देखो टेन थीटा 0 से लेकर के, टेन थीटा 0 से लेकर के जीरो से लेकर के इनफाइनाइट तक जा सकता है, जीरो से लेकर के माइनस इनफाइनाइट तक भी जा सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 कैन नॉट बी 3, वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 कैन नॉट बी 3, बिल्कुल सही बात लिखी हुई है, साइन थीटा 1 की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, साइन थीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा 2 कैन नॉट बी -1/2, बिल्कुल सही बात है, कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस नहीं हो सकता, स्क्वायर है, स्क्वायर तो प्लस ही होगा, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। द वैल्यू ऑफ cos थीटा 2 कुड बी 3, ये गलत बात होगी बेटा, ये गलत बात हो गई, cos थीटा की वैल्यू 1 को क्रॉस नहीं करेगी, 1 को क्रॉस नहीं करेगी, ये गलत स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नंबर 4। सर आपने तो टेन थीटा 3 लिखा है, फिर यहाँ -1/2 कैसे, तो वो कह रहा है कि हो सकती है टेन थीटा 3 की वैल्यू जो है -1/2 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, टेन थीटा के पास कोई लिमिट नहीं है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जा सकता है, तो अपने को गलत ढूंढना था, गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है। कितने बच्चों ने सही आंसर दिया, 63 बच्चों ने सही आंसर दिया, नंबर जो है बढ़ रहा है लगातार,
सही आंसर देने वाले बच्चों का बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैल्यू ऑफ cos 106 डिग्री विल बी, cos 106 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाँ जी बेटा, इसके लिए पोल आ गया आपके पास। देखिए 106 डिग्री, सोचिए 106 डिग्री कैसे बनेगा। देखिए 106 डिग्री कैसे बनता है, जब भी ऐसे एंगल आए जो अपने को पता नहीं है, अपने को या तो जोड़ के देखना होता है, या 2 से मल्टीप्लाई करके देखना होता है, या माइनस करके देखना होता है। किन्हीं भी दो एंगल को जोड़ के ये बन जाए नहीं, लेकिन अगर आप 53 डिग्री को 2 से मल्टीप्लाई करो, 53 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 106 डिग्री आएगा। यानी कि आप इसको cos 2 इंटू 53 डिग्री लिख सकते हो, आप इसको cos 2 इंटू 53 डिग्री लिख सकते हो। अब cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको यहाँ पे आना चाहिए बेटा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप लगा सकते हैं। तो दिस विल बी इक्वल्स टू cos स्क्वायर 53 माइनस साइन स्क्वायर 53। cos 53 विल बी 4/5, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, सॉरी cos 53 3/5, साइन 53 4/5, 9/25 माइनस 16/25, ये आ जाएगा बेटा माइनस 7/25। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत सारे बच्चों ने सही दिया है, 135 स्टूडेंट ने एकदम सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सवाल। बेटा क्वेश्चन सोल्व करने पे फोकस करिए, क्वेश्चन अगर आप सोल्व करेंगे तो ही बात बनेगी। इसके लिए मैं आपको पोल दे देता हूँ। यस बेटा। हेलो। यस सर। हम्म हम्म। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ जी बेटा, देखो अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि
सन रेज, जिनको नहीं आता समझिएगा ध्यान से क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी पोल पे सन रेज पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, तो ऑब्वियस सी बात है सन की लाइट पड़ेगी तो कुछ न कुछ शेडो बनेगी उसकी। तो कह रहा है कि पहले केस के अंदर कि लाइट रेज का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जब 30 डिग्री है, लाइट रेज का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल जब 30 डिग्री का है, तो ये शेडो की जो लेंथ है वो 4√3 आती है। देखो ये शेडो की लेंथ आएगी क्योंकि इसके ऊपर जितनी भी सनलाइट होगी वो बाहर चली जाएगी, यहाँ से सनलाइट आना शुरू होगी, इससे पहले जितनी भी सनलाइट आएगी उसको वो ब्लॉक करेगा, तो इतनी यहाँ पे जो है वो शेडो बन जाएगी इसकी। तो यहाँ से अपन पोल की हाइट निकाल सकते हैं, पोल की हाइट निकाल सकते हैं 1030 लगाइए आप इसके अंदर, 1030 h डिवाइड 4√3 आ जाएगा, 1030 1/√3 h डिवाइड 4√3, √3 गया, h की वैल्यू आ गई 4 मीटर। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जब सन ऊपर चला जाएगा तो उसका एंगल बढ़ के 60 डिग्री हो जाएगा, जब ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जब 60 डिग्री आएगा तो 1060 डिग्री, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, ये 60 डिग्री आएगा, तो ये शेडो की लेंथ x आपसे पूछी गई है, तो हाइट तो उतनी है। अब 1060 डिग्री क्या होगा, h/x, 1060 की वैल्यू √3 डाल दीजिए, h की वैल्यू 4 है, ये x, तो x बेटा 4/√3 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, काफी बच्चों ने सही आंसर दिया था, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गोल आपको दे दिया बेटा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि इंसेक्ट है जो चल रहा है सर्कुलर पाथ में, ए से बी तक जाता है, ए से बी तक जाता है, तो कितनी डिस्टेंस चल लेगा, कितनी डिस्टेंस चल लेगा ये आपको बताना है। तो डिस्टेंस वो इस पाथ के अलोंग चलेगा, तो ये सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क जो है वो इस सर्कुलर आर्क को फॉलो करेगा, तो इस सर्कुलर आर्क की लेंथ अपने को निकालनी है। सर्कुलर आर्क की लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ सभी को पता है, आर्क लेंथ हमारे पास रेडियस इंटू थीटा, थीटा आपको 150 डिग्री दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बच्चे गलती करते हैं, आर की वैल्यू 42 सेंटीमीटर डाल देंगे, थीटा की वैल्यू 150 डिग्री डालेंगे, फिर ढूंढेंगे हमारा आंसर कहाँ है। आपको ऐसे करोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ये करने का तरीका गलत है। जब भी आप ये फॉर्मूला लगाओ, फिजिक्स में जब फॉर्मूले लगाए जाते हैं तो जो वैल्यूज है वो ऐसा यूनिट में डाली जाती है, तो यहाँ पे भी थीटा जो है आपको ऐसा यूनिट में डालना है, थीटा की ऐसा यूनिट रेडियन है, तो 150 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 150 डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो 30 डिग्री याद रखो, 30 डिग्री क्या होता है, 30 डिग्री होता है पाई/6, तो 150 बोले तो 150 यानी कि 5 इंटू 30 डिग्री, तो 5 इंटू 30 डिग्री क्या हो जाएगा बेटा 5 पाई/6, तो 150 डिग्री नहीं डालना है आर्क लेंथ में। आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको, आर्क लेंथ निकालने के लिए आपको R42 हो गया, 5 पाई/6 पुट करना रहेगा, 42 इंटू 5/6, पाई की जगह क्वेश्चन आपको बोल रहा है 22/7 आप यूज कर सकते हैं, 22/7 आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 42 है, ऊपर 42 है, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, सीधा सीधा 5 इंटू 22, 5 इंटू 22 बेटा 110 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, 110 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात क्लियर है। नेक्स्ट, ये सवाल जोरदार है, ये सवाल जोरदार है, सवाल सोल्व करने में आपको मजा आएगा। पोल आपको दे देते हैं,
आराम से सोल्व करिए, जल्दी से आंसर देने की इतनी जल्दी मत करिए कि सर 5+2 क्या होता है, 5+2 3 होता है, गलत है कि सर जल्दी तो दिया आंसर, ऐसा मत करिए। आंसर फास्ट देने का कोई मतलब नहीं है, सही आंसर दीजिए। देखिए पार्टिकल ए से बी की तरफ जाएगा, ये ए से बी पहले इतनी डिस्टेंस चलेगा, ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में दिया क्या है कि सर्कल की रेडियस दे रखी है, पार्टिकल ए से बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी आ रहा है, देन डी से वापिस ए जा रहा है। तो कितना टाइम लगेगा, उसको कितना टाइम लगेगा, स्पीड आपको दे रखी है, आपको टाइम निकालना है। एक बेसिक फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आपको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस निकालिए, स्पीड का डिवाइड कर दीजिए। अब डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ए से बी, देन बी टू सी, डी, देन ए। ये अपने को निकालनी है। ये निकालने के लिए आप क्या करिए, सेंटर से इस पॉइंट को मिलाइए। सेंटर से इस पॉइंट को मैंने मिलाया, और सेंटर से आप इस पॉइंट को भी मिलाइए। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, ये रेडियस के बराबर है, ये रेडियस के बराबर है, ये दोनों साइड बराबर है। ये एंगल 60 डिग्री है तो इस एंगल को भी 60 डिग्री होना पड़ेगा, बचा एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। इट मींस ये डिस्टेंस ए बी जो है वो आर है, ठीक है, ये डिस्टेंस ए बी जो है वो आर है। फिर आप सिमेट्री से इसको एडी से मिलाओगे तो ये भी एंगल 60 डिग्री आएगा, और ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है एडी, ये भी आपको क्या मिलने वाली है बेटा, ये भी आपको आर मिलने वाली है। तो ए बी की डिस्टेंस आ गई आर, डी ए की डिस्टेंस आ गई आर, बचा है बी सी डी की डिस्टेंस निकालनी है, उसमें आर्क लेंथ से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए ये एंगल 120 डिग्री, 360 में से 120 डिग्री चला गया, बचा कितना 360 यानी कि 2 पाई, 120 यानी कि 120 यानी कि 360 यानी कि 2 पाई, 120 यानी कि 2 पाई बाई 3, इसमें से माइनस करिए, ये जो थीटा है आपके सामने ये 4 पाई बाई 3 आएगा। ये थीटा कितना आएगा, ये 4 पाई बाई 3 आएगा। अब ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, ये डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है, तो ये डिस्टेंस आर थीटा हो जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो ए बी की डिस्टेंस आर, और ये डिस्टेंस आर्क लेंथ आर थीटा, प्लस डी ए की डिस्टेंस आर, तो हमारे पास 2r प्लस आर थीटा, 2r की जगह देखो 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है, प्लस 42 थीटा की जगह 4 पाई बाई 3, थीटा की जगह क्या लेना है 4 पाई बाई 3, पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेते हैं। डिस्टेंस कैलकुलेट अपने को करनी है, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ आपको दिखाई देगा। तो 2 इंटू 42, ये आपका 84 बन गया, प्लस 42 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 22/7 और डिवाइड में 3 है। ये देखो ये 21 बनेगा, 21 42 को 2 टाइम्स कट कर देगा, ये 84 प्लस 8 इंटू 22 बनेगा, 8 इंटू 22 बनेगा, 8 इंटू 22 आ जाएगा आपका 176। इसको जोड़िए आप, लगभग ये आपका एग्जैक्टली आ जाएगा 260। डिस्टेंस आ गई, फिर टाइम देखिए, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 260 डिवाइड 1.3, इसको सोल्व करिए आप, 200 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नो बेटा, दिस इज नॉट जेई एडवांस, दिस इज नॉट जेई एडवांस। बस क्वेश्चन लेंदी है,
इस क्वेश्चन में जितनी भी चीजें हैं वो आप सोच सकते हो। नीट के बच्चों को भी ये चीजें पढ़ाई जाती है, नीट के बच्चों को भी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती है, ये सारी चीजें आप सोच सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा क्वेश्चन करके। इसी तरीके के क्वेश्चन है, इसी तरीके के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका भी पोल आपको दे दें। यस बेटा, क्वेश्चन भी आपके सामने है, पोल भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने, पोल भी आपके सामने, पूरा मैदान आपका है। सोल्व करिए, आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपने कॉपी के नोट्स में किया होगा। डेटा चेंज है, आप कर सकते हैं। जनरली टीचर्स क्वेश्चन कराते हैं ये जब आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाता है, तब ये क्वेश्चन कराया जाता है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। इस तरीके से दीवार के सहारे एक लेडर को लगाया गया है, दीवार के सारे लेडर को लगाया गया है, जिसकी लेंथ जो है वो 5 मीटर की है, इसकी लेंथ 5 मीटर की है। फिर इस लेडर का ये हिस्सा इससे दूर खींचा जा रहा है, दूर की तरफ खींचा जा रहा है, और ये 2 मीटर पर सेकेंड से दूर की तरफ खींचा जा रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ लेडर, हाइट ऑफ लेडर ये वाई कितना फास्ट या कितना धीरे चेंज हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। कब, जब लेडर का जो फुट है वो 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर पे जब होगा। अभी इसको बेटा x मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ये इधर खिसकेगा x भी चेंज हो रहा है और y भी चेंज होगा, x भी चेंज होगा, y भी चेंज होगा। x समय के साथ बढ़ रहा है, जब कोई चीज समय के साथ बढ़ती है तो उसकी रेट ऑफ चेंज प्लस लिखी जाती है। dx बाई dt आपको बेटा क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है बेटा, dy बाई dt निकालना है। इतना समझ में आना चाहिए कि dx बाई dt दिया हुआ है, dy बाई dt निकालना है। x और y चेंज होगा लेकिन क्या सेम रहेगा, x और y चेंज होगा लेकिन क्या सेम रहेगा, ये जो 5 मीटर है ना ये नहीं बदलेगा, क्योंकि ये लेडर की लेंथ है, ये नहीं बदलेगी। तो इन x और y को सर कैसे रिलेट करें, साफ साफ दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों साइड को रिलेट करने के लिए सबसे बढ़िया बात है पाइथागोरस थ्योरम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर, दैट इज 25, दैट इज 25। एक्स और वाई इस तरीके से रिलेट होगा, एक्स और वाई इस तरीके से रिलेट होगा। आपको dy बाई dt निकालना है। अब यहाँ भी समझने वाली बात है, बच्चे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर भेज देते हैं, रूट लगा देते हैं, फिर y को डिफरेंशिएट करते हैं। नहीं, ऐसी गलती ना करें। ये इक्वेशन जैसी है उसी इक्वेशन को वैसे ही डिफरेंशिएट कर दीजिए यहीं पे। डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यहीं पे डिफरेंशिएट कर दीजिए। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, लेकिन x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में हो रहा है। चेन रूल लगेगा dx बाई dt प्लस 2y, वापिस चेन रूल लगेगा dy बाई dt। 25 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। अब सुनिएगा ध्यान से, ये 4 दिया हुआ है, तो जब ये 4 होगा तो y 3 नहीं होगा क्या बेटा, लेकिन आपको y नहीं निकालना है, आपको क्या निकालना है, dy बाई dt निकालना है। तो यहाँ वैल्यू पुट करिए, ये 2 x की वैल्यू 4, dx बाई dt की वैल्यू 2 दे रखी है, प्लस 2 y की वैल्यू 3 आ गई, और dy बाई dt अपने को निकालना है, ये इक्वल्स टू 0। ये देखो ये क्या बना, ये क्या बना हमारे सामने, ये बना 16, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये बना 6। 6 इंटू dy बाई dt विल बी इक्वल्स टू माइनस का 16, तो dy बाई dt क्या आ जाएगा हमारे पास, dy बाई dt विल बी इक्वल्स टू माइनस का 16 बाई 6।
-8/3। ये जो माइनस है ये ही बता रहा है कि y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन ने मेंशन भी किया है कि y क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आई होप आपको बात क्लियर हुई होगी, मजा आया होगा सवाल के अंदर। काफी बढ़िया सवाल है, काफी बढ़िया सवाल है। 81 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी अच्छी क्लास है, काफी अच्छी क्लास है, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बोल दे दिया जाए आपको। हाँ जी, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन आई जो है वो कोई ऑब्जेक्ट 1.8 डिग्री का एंगल बनाता है तब तक देख पाती है, अगर इससे छोटा हुआ तो नहीं देख पाएगी। अब एंगल कम होता है, ऑब्जेक्ट के दूर जाने से भी एंगल कम होता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होने से भी एंगल कम होता है। 1.8 डिग्री तक देख पाएगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच कैन बी सीन बाय आई प्लेस्ड एट 1 मीटर। 1 मीटर की डिस्टेंस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो उसकी हाइट क्या होनी चाहिए ताकि ये आंख उसको अच्छे से देख पाए। देखो ये सवाल आपको स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से करना है, इसलिए ये सवाल कराया जा रहा है। क्या होता है मैं बता देता हूँ कि जब एंगल छोटे होते हैं 5 डिग्री या उससे छोटा एंगल हो, 5 डिग्री या उससे छोटा एंगल हो, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगता है। क्या लगता है, साइन थीटा को आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप डायरेक्टली थीटा लिख सकते हैं, और कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं। लेकिन मेक श्योर कि ये थीटा जो हो वो रेडियन में हो, डिग्री में नहीं रखना है। ये थीटा रेडियन में होना चाहिए। जैसे ही आपको यहाँ पे एच निकालना है तो आप यहाँ पे टेन थीटा लगा सकते हैं। टेन 1.8 डिग्री इज इक्वल टू एच डिवाइड 1। लेकिन अगर यहाँ कोई बच्चा टेन 1.8 डिग्री को 1.8 लिख देगा तो गलती हो जाएगी। ये 1.8 यानी कि 10 को हटाने से पहले इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बनेगा। अब आप 10 को हटा सकते हैं, 1.8 पाई डिवाइड 180 इज इक्वल टू एच बाई 1। एच इज इक्वल टू आ गया पाई बाई 100। ये मीटर में आएगा, सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। यस जिसान, जिसान का भी आंसर सही है, जिसान ने चैट बॉक्स में आंसर बताया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ये मोड वाई लगाया गया है, इसको मोड बोलते हैं, मोड का साइन बोलते हैं इसको, मोड लगा रखा है, ठीक है ना। मोड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। हाँ जी, मोड वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 का आंसर आपसे पूछा गया है। फिरोज ने आंसर दिया है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। देखिए मोड वाई, कोई भी चीज मोड में है तो वो दो तरीके से ओपन हो सकती है, प्लस वाई भी हो सकता है, माइनस वाई भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको इस दो पॉसिबिलिटी निकालनी पड़ेगी। वाई इज इक्वल टू, एक तो बनेगा एक्स प्लस 1, दूसरी पॉसिबिलिटी माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 बन जाएगा ये। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने जाएंगे, तो ये देखो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा, स्लोप भी पॉजिटिव आएगी, तो ये ग्राफ ऐसे ऊपर चला जाएगा। ये y ये x, इस तरीके से ग्राफ बनेगा। और इसका ग्राफ बनाने जाओगे आप तो y ये x, y इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा, स्लोप भी नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ाते हैं, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे की तरफ। और जब आप इन दोनों ग्राफ को एक साथ बना देंगे
सेकेंड ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही पता नहीं है आपको? आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता नहीं है? स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, वाई बराबर mx प्लस सी, सी होता है y इंटरसेप्ट, m होता है स्लोप, स्ट्रेट लाइन की स्लोप बताती है m। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई एक्सिस को 6 यूनिट पे कट करिए और इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो 72 दे रखा है, एरिया 72 दे रखा है। और आपको इक्वेशन बतानी है। देखो y इंटरसेप्ट आपको मिल गया, c की वैल्यू आपको मिल गई 6, m की वैल्यू निकालनी है स्लोप। अगर आपको दो कोऑर्डिनेट पता हो, जैसे ये कोऑर्डिनेट ये पता है, ये कोऑर्डिनेट और पता लग जाए तो हमें स्लोप मिल जाएगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट मेरे को पता नहीं है, ये डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ। अगर ये मैंने x निकाल लिया तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, दो कोऑर्डिनेट हैं, मैं इससे स्लोप निकाल लूंगा और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी अच्छी खासी, है ना। स्लोप से दो कोऑर्डिनेट पता हो तो स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब उसके लिए क्वेश्चन है क्या है, इसका एरिया दिया है। ये मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरे को ट्राइंगल दिखाई दे रहा है जिसकी हाइट तो 6 है, बेस उसका 8 है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है क्या लिखेंगे बेटा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया 72 दे रखा है, 1/2 इंटू एक्स इंटू 6। पहले तो ये कट कर देते हैं, 3 आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 72 अपॉन 3, 72 अपॉन 3 तो 24 आ जाएगा ये, ठीक है। x की वैल्यू 24 आ गई। तो ये दो कोऑर्डिनेट आपको पता लग गए, एक कोऑर्डिनेट है 0,6, दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास 24,0, 24,0। तो स्ट्रेट लाइन की अपन स्लोप निकाल लेते हैं। आपको फॉर्मूला पता होगा स्ट्रेट लाइन की स्लोप का, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 में लिख दिया। देखो y2 माइनस y1 0 माइनस 6, x2 24 माइनस 0, तो माइनस का 6/24, तो माइनस का 1/4। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y बराबर mx माइनस 1/4x प्लस c की वैल्यू कितनी है 6। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि y बराबर 1 प्लस कोस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा, ये आपको बताना है। y बराबर 1 प्लस कोस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा आपको बताना है। तो अपने को साइन एक्स और कोस एक्स के बेसिक ग्राफ आने चाहिए। आप क्वेश्चन सोल्व करिए, जिन बच्चों को नहीं आता मैं बता देता हूँ कि साइन एक्स, अगर y बराबर साइन एक्स है तो इसका ग्राफ कैसा आता है। देखिए x 0 पे साइन 0 होता है, 0 से ग्राफ शुरू होता है, π/2 तक ग्राफ इंक्रीज करता है, पाई पे वापस साइन 0 होता है, फिर नेगेटिव जाता है, फिर ग्राफ 2 पाई पे वापस 0 जाता है। ये पाई, ये 0, 2 पाई, ये π/2, ये 3π/2 था। और अगर y बराबर cos x है बेटा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ग्राफ 1 से ही स्टार्ट होता है, π/2 पे 0 जाता है, पाई पे -1 को चला जाता है, और 3π/2 पे 0, 2 पे वापस ग्राफ 1 को आ जाता। इस तरीके का ग्राफ रहता है। लेकिन अपने से क्या पूछा गया, अपने से 1 प्लस कोस एक्स का ग्राफ पूछा गया बेटा, 1 प्लस कोस एक्स का ग्राफ पूछा गया। यानी कि कोस एक्स की जितनी भी वैल्यूज आएगी उन सब में 1 1 ऐड कर देना, 1 1 ऐड कर देना है। तो कोस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू -1 है, सब में ऐड करेंगे 1 1, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू इसमें 1 ऐड करो 0 हो जाएगी। यानी कि ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा, ग्राफ नेगेटिव में नहीं जाएगा।
मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, y बराबर 1 प्लस कॉस एक्स का, x की वैल्यू 0 पे cos 1 होता है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो ग्राफ 2 से स्टार्ट होगा, ट्रू से स्टार्ट होगा। जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है तो cos 0 होगा, लेकिन 1 जुड़ा हुआ है तो ग्राफ 1 तक ही नीचे जाएगा पाई बाई 2 पे, ठीक है। फिर cos पाई पे -1 होता है तो वो 0 चला जाएगा, ये 0 चला जाएगा पाई पे, ये पाई बाई 2, फिर वापस ग्राफ ऊपर उठेगा इस तरीके से, ऐसा ग्राफ आ जाएगा। आगे ग्राफ फिर अपने आप को इस तरीके से रिपीट करता रहेगा। तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया गया है, ये अपना फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया गया है। 108 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, मैक्सिमम परसेंटेज है करेक्ट आंसर का अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप सभी लोग। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। देखिए वाई स्क्वायर बराबर 2x आपको दिया गया है, आपसे पूछ रहा है कौन सा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन आएगा, कौन सा ग्राफ स्ट्रेट लाइन। देखो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होना चाहिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। अगर किसी एक पे पावर 1 है, दूसरे पे पावर स्क्वायर है, तो ग्राफ पैराबोला आता है। ग्राफ क्या आता है, पैराबोला आता है। हाँ जी, पोल देते हैं, आपको पोल देते हैं। हम्म, देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x लिखा गया है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, तो y और x के बीच में ग्राफ तो पैराबोला आएगा, y और x के बीच ग्राफ पैराबोला आएगा, स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी कि वाई स्क्वायर और x के बीच कोई ग्राफ बने तो वो स्ट्रेट लाइन आ सकता है, वाई स्क्वायर और x के बीच ग्राफ बने तो वो स्ट्रेट लाइन आ सकता है। तो वाई स्क्वायर और x के बीच ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, बाकी भी ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। y वर्सेस एक्स स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। दूसरा कह रहा है y और रूट x का ग्राफ, तो इस इक्वेशन को रूट लेके देखते हैं। इस इक्वेशन का जब आप रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू बनेगा √2 आगे रूट x, तो y और रूट x भी दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएंगे, तो y और रूट x का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन आएगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 भी सही कह रहा है। कैसे पहचाना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से देखना है। y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, लेकिन y स्क्वायर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या y रूट x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेकंड और थर्ड, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया बढ़िया, ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप के बारे में बताना है आपको, स्लोप के बारे में बताना है। स्लोप के बारे में बताना। Which of the following statement is false based on yx ग्राफ। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, स्लोप के लिए टेंजेंट खींचनी होती है, ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा होता है, एंगल अगर 90 से कम स्लोप पॉजिटिव होती है, स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ग्राफ अगर इस तरीके से नीचे आ रहा हो, ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाए तो स्लोप नेगेटिव होती है बेटा, और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए तो फिर स्लोप 0 होती है। इस केस में स्लोप 0 होती है। उसी हिसाब से देखना है, टेंजेंट बना बना के, टेंजेंट बना बना के देखना है अपने को। देखो पहले ग्राफ में देखेंगे, पहले ग्राफ में देखेंगे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, स्लोप पॉजिटिव आएगी, पहले ग्राफ में स्लोप पॉजिटिव है। दूसरे ग्राफ में देखोगे तो भी स्लोप पॉजिटिव है। तीसरे ग्राफ में स्लोप 0 है, तीसरे ग्राफ में स्लोप 0 है। चौथे ग्राफ में देखिए आप टेंजेंट बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो आपको गलत स्टेटमेंट ढूंढना है ना। फॉल्स, स्लोप एट x नोट इज पॉजिटिव इन ग्राफ 1 एंड 2, बिल्कुल सही बात है। स्लोप इज कांस्टेंट इन ग्राफ 3, ये भी सही बात है, हर जगह कांस्टेंट 0 है। स्लोप एट x नोट नेगेटिव इन 4th,
फिर फोर्थ में जो है वो नेगेटिव है, स्लोप एक्स नॉट नेगेटिव इन ग्राफ सेकंड, नहीं ग्राफ सेकंड में पॉजिटिव स्लोप है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसका आंसर आपको चैट बॉक्स में देना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। इलिप्स का एरिया, इलिप्स का एरिया देखो बहुत जगह काम आता है फिजिक्स के अंदर। इलिप्स का एरिया आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस याद करना है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होते हैं उनका रेजिस्टेंस याद करना है, वहाँ इलिप्स का एरिया काम आता है। और भी बहुत सारी जगह जहाँ इलिप्स का एरिया काम आता है। थर्मोडाइनमिक्स में जब आप जाओगे, थर्मोडाइनमिक्स में जब आप जाओगे वहाँ आपको पीवी ग्राफ इलिप्स की फॉर्मेट में मिलता है, वहाँ आपको इलिप्स का एरिया आना चाहिए। मैं बता देता हूँ कि क्या होता है। देखो एक होता है सर्कल, सर्कल इस तरीके से, सर्कल की रेडियस अगर आर है, सर्कल की रेडियस अगर आर है हमारे पास, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन इलिप्स जो है कुछ इस तरीके से होता है जिसमें एक मेजर एक्सिस होती है और एक माइनर एक्सिस, और उसका आधा अगर आप करोगे बेटा तो ये सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ए बड़ा हो, कभी बी भी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो इसका एरिया अगर आपको ये ए और बी पता हो तो इसका एरिया होता है बेटा पाई ए बी, पाई मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, ए मेजर एक्सिस का आधा, बी माइनर एक्सिस का आधा। फिर ये जो इक्वेशन दे रखी है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है इलिप्स की, इसका भी अपने को पता होना चाहिए, एसएचएम में काम आएगी हमारे। स्टैंडर्ड इक्वेशन इलिप्स की कुछ इस तरीके की होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। जब आप इसको कंपेयर करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास ए की वैल्यू 4 आएगी, बी की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। तो अब अगर आपको एरिया निकालना है एलिप्स का तो आंसर आ जाएगा पाई ए बी, 4 बी की जगह 6, आंसर आ जाएगा बेटा 24 पाई। आप चाहो तो आगे सोल्व कर सकते हो, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3.14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे जो भी यूनिट आएगी वो आ जाएगी। लेकिन अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इलिप्स के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई ए बी होता है, पाई ए बी होता है। यस बेटा, प्रिंस ने जो है, प्रिंस ने बहुत बढ़िया आंसर दिया है, बहुत बढ़िया आंसर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, d2y बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, d2y बाई डी टी स्क्वायर निकालना है अपने को। आप क्या करिए, इसके अंदर सारे क्वेश्चन मत करिए, आप सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक है बेटा, देखो मैं आपको ये क्वेश्चन क्यों कराना चाहता हूँ, इस क्वेश्चन को कराने के पीछे एक ही मकसद है कि बच्चे dy बाई डी टी कर लेते हैं, d2y बाई डी टी स्क्वायर कर लेते हैं, इनका मतलब क्या होता है वो नहीं पता होता। समझो बेटा, dy बाई डी टी क्या बताता है, dy बाई डी टी बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू t, कि t के रेस्पेक्ट में y कितना फास्ट है, कितना धीरे चेंज हो रहा है। और अगर मैं y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका मतलब y और x में कोई फंक्शन होगा, y और x में कोई फंक्शन होता है तो पक्की बात है कि कुछ ग्राफ बनता है इनके बीच। तो ये d2y बाई डी टी स्क्वायर क्या बताता है, d2y बाई डी टी स्क्वायर मतलब एक बार और आप डिफरेंशिएट कर रहे हो किसका, dy बाई डी टी का। dy बाई डी टी का एक ग्राफिकल मतलब और होता है, dy बाई डी टी का एक ग्राफिकल मतलब और होता है। क्या मतलब होता है, dy बाई डी टी का मतलब होता है स्लोप, किसकी स्लोप, वाई टी ग्राफ की स्लोप। तो आप स्लोप का डिफरेंशिएट कर रहे हो, डिफरेंशिएशन का मतलब रेट ऑफ चेंज, आप स्लोप में रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हो। तो d2y बाई डी टी स्क्वायर होता है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। यस बेटा, आप आंसर निकाल लोगे, सारे लोग बिल्कुल सही आंसर निकाल लोगे। इस चीज का ध्यान रखें कि ये d2y बाई डी टी स्क्वायर का मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन जब आप पढ़ोगे तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ कर्वेचर पूछा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप पूछा जाता है, यही चीज पूछी जाती है d2y बाई डी टी स्क्वायर, d2y बाई डी टी स्क्वायर। अब इस वर्ड का मतलब ये होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, रेट ऑफ चेंज का मतलब dy बाई डी टी होता है, ये अपने को पता होना चाहिए, तभी अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। वरना y ये इक्वेशन है, dy बाई डी टी फाइंड आउट करो, d2y बाई डी टी फाइंड आउट करो, अपन कर देंगे। लेकिन जिस दिन क्वेश्चन लैंग्वेज में आया उस दिन अपन फंस जाएंगे। तो ये लैंग्वेज अपने को क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखिए y बराबर a नॉट साइन ओमेगा टी
प्लस फाइव दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी टी जैसे आप करेंगे, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, ए नोट का कुछ नहीं होगा, ए नोट का कुछ नहीं होगा, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। लेकिन यहाँ रुकना नहीं है बेटा, चेन रूल से वापस ब्रैकेट में जो है तो उसका ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा आगे लिख देते हैं, तो ए नोट ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है, डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर निकालना है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करिए, ए नॉट ओमेगा कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, चेन रूल से वापस ओमेगा, तो आंसर आ जाएगा माइनस ए नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। काफी बच्चों ने सही आंसर लिख दिया है चैट बॉक्स में, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इसीलिए मैंने आपको समझाया था, इसीलिए मैंने आपको समझाया था कि इन बातों का मतलब समझिए। क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा, क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने आएगा। इसके लिए मैं आपको पोल दे देता हूं, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए, लैंग्वेज क्लियर होनी चाहिए। पोल आपके सामने, करिए क्वेश्चन सोल्व बेटा। आपको एक इक्वेशन लिख के दी रखी है, आपको एक इक्वेशन लिख के दे रखी है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कोऑर्डिनेट बताइए, वो कोऑर्डिनेट बताइए जहां जहां y कोऑर्डिनेट x के मुकाबले दुगनी स्पीड से चेंज हो रहा है, दुगनी स्पीड से चेंज हो रहा है। तो y में चेंज को आप क्या लिख सकते हो, या तो डेल्टा y लिख सकते हो, डेल्टा y 2 टाइम्स डेल्टा x, ये कहना चाह रहा है आपसे क्वेश्चन, वो y और x की वैल्यू बताओ जहां डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू 2 आ जाए, मीन्स dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाए, 2 आ जाए, ये आपसे पूछ रहा है। अब आप dy बाई dx करिए, देखो ये रही y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो 2x प्लस जीरो, दिस शुड बी इक्वल टू 2, तो यहाँ से सोल्व करने पर x1 आ गया, अगर x1 है तो y बराबर 1 का स्क्वायर प्लस फोर, y बराबर 5 आ जाएगा। तो 1,5 वो कोऑर्डिनेट है, 1,5 वो कोऑर्डिनेट है जहां y x के मुकाबले डबल स्पीड से चेंज हो रहा है, जहां y के मुकाबले डबल स्पीड से चेंज हो रहा है। देखिए 36 बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी बच्चों ने इसका आंसर सही नहीं दिया, लेकिन जल्दी देने की हड़बड़ी में आंसर जरूर दिया। आप जो है फोकस करिए सही आंसर देने पे, सही आंसर देने पे फोकस करिए, ठीक है, क्योंकि जिस दिन अच्छा पेपर आता है बेटा उस दिन आंसर सही निकालना जरूरी है। जल्दी आंसर, वही वाली बात हो गई कि सर 5 + 2 3 है ना, कर नहीं रहे आप सोल्व, जल्दी तो दे रहे हैं आंसर, ऐसा मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, थोड़ा बहुत काइनेमेटिक्स का यूज आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ बेसिक काइनेमेटिक्स में क्या होता है कि एक होती है पोजीशन x को डिफरेंशिएट मारने पर, x को डिफरेंशिएट करने पर अपने को वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पर एक्सेलरेशन मिलता है, वापस इंटीग्रेट करोगे वेलोसिटी मिल जाएगा, वेलोसिटी को वापस इंटीग्रेट करोगे डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन आपको मिल जाएगी, यानी कि v जो है वो dx बाई dt होता है, a जो है वो dv बाई dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है, वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी बतानी है 5 सेकंड पे, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है, पार्टिकल ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। पोल आपको दे देते हैं, पोल आपको दे देते हैं। देखिए ए से वी पे जाना है, समझिए थोड़ा सा है ना, ए से वी पे जाना है, ए से वी पे जाना है तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हमारे रास्ते में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन आएगा, इस बात का ध्यान रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो ए अपने को दे रखा है 2t + 5, ए अपने को 2t + 5 दे रखा है, ए को आप लिख सकते हैं dv बाई dt, ये देखो मैंने यहाँ लिख के बताया dv बाई dt 2t + 5। अब क्या करिए बेटा, dt को इधर भेज दीजिए,
तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 2t प्लस 5 मल्टीप्लाई dt। अब ये जो इक्वेशन है इसे बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन बोला जाता है। इसको सोल्व करना है तो बोथ साइड इंटीग्रेशन करना पड़ता है, दोनों साइड इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए चाहिए लिमिट, लिमिट कहीं ना कहीं क्वेश्चन में ही दे रखी होती है। देखो कह रहा है कि इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे v 0 था, t इज इक्वल टू 5 पे v निकालना है, t इज इक्वल टू 5 पे v निकालना है। तो यहाँ t की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो v की वैल्यू 0 रखी जाएगी, t की वैल्यू यहाँ 5 तो v निकालना है तो यहाँ v लिखा जाएगा। dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, v माइनस 0 यहाँ 2t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, 5t 0 से 5 तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t लिमिट 0 से 2 सॉरी 0 से 5। देखिए यहाँ क्या आया 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0 लोअर लिमिट 25 प्लस 25 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड। काफी बच्चों ने इसका सही आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ जी देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कह रहा है कि आपने पानी के अंदर जो है वो स्टोन को ड्रॉप किया, ड्रॉप करने से आपको पता है कि रिपल्स जनरेट होती है सर्कल की फॉर्मेट में, वो आगे बढ़ती है, वो आगे बढ़ती है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है कि ये जो सर्कल है इस तरीके से जो सर्कल बनेंगे वो ऐसे आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने की जो रेट है इनकी, आगे बढ़ने की जो रेट है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ये सर्कल धीरे धीरे बड़ा होगा, सर्कल धीरे धीरे बड़ा होगा तो इसकी रेडियस बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? रेडियस बढ़ रही है। तो ये जो रेडियस में रेट ऑफ चेंज है ये आपको दे रखा है, ये इसकी रेडियस धीरे धीरे बढ़ेगी। ये रेडियस में रेट ऑफ चेंज डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब रेडियस इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी तो जो एरिया है, ये जो एरिया अंदर आ रहा है इसमें रेट ऑफ चेंज क्या है। तो एरिया का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया में रेट ऑफ चेंज मतलब डी ए बाई डी टी आपसे पूछ रहा है, तो डी ए बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट मारिए, पाई कांस्टेंट है, पाई का डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, 2r और चेन रूल से वापस r का डी आर बाई डी टी, ये आपसे पूछा गया। पाई 2, रेडियस आपको उस समय देखो 8 सेंटीमीटर बोल रखी है और जो डी आर बाई डी टी हमारे पास है वो 5 है। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक पार्टिकल चल रहा है, वो किस पाथ पे चल रहा है उसकी इक्वेशन आपको दे दी है। तो x बराबर 10 पे कौन सा कोऑर्डिनेट ज्यादा तेज चल रहा होगा, कौन सा कोऑर्डिनेट धीरे चल रहा होगा, इस तरीके का सवाल अपन ने थोड़ी देर पहले किया था। तो ये कुल मिला के आपको dy बाई डी एक्स निकलवाना चाह रहा है, dy बाई डी एक्स की वैल्यू से ही डिसाइड होगा, एक से बड़ी आएगी कि छोटी आएगी। dy बाई डी एक्स निकालिए, एक से बड़ी आती है तो फिर y जल्दी तेज हो रहा है, तेजी से चेंज हो रहा है, और अगर x dy बाई डी एक्स की वैल्यू एक से कम आती है इट मींस x में जो रेट ऑफ चेंज है वो y के कंपेयर में ज्यादा है। तो अपने को इक्वेशन मिली है 12y इज इक्वल टू एक्स क्यूब,
तो 12 डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू 3x²। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास आ गया 3/12 x², यानी कि x²/4। x की वैल्यू 10 है, तो 10 का स्क्वायर/4, 100/4, 25 आया। dy बाई डी एक्स 25 आया, यानी कि x में अगर एक चेंज होगा तो y में जो चेंज है वो 25 हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये, तो ऑब्वियस सी बात है कौन जल्दी चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्फेयर की बात हो रही है बेटा, स्फेयर और उसके वॉल्यूम की बात हो रही है। स्फेयर का वॉल्यूम अपने को पता होना चाहिए। स्फेयर का वॉल्यूम पता होना चाहिए। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है वॉल्यूम स्फेयर का बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट dv बाई dt। तो रेडियस ऑफ स्फेयर आर से डिनोट करें तो सरफेस एरिया किस हिसाब से चेंज हो रहा है। स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है बेटा 4πr²। तो यहाँ से सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज आप निकालेंगे तो आपको आर में रेट ऑफ चेंज चाहिए होगा, क्योंकि जो dA बाई dt है रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, वो आएगा 4π2r डॉट dr बाई dt, डॉट dr बाई dt ये आएगा। मेरे को dr बाई dt चाहिए होगा तो वो यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो यहाँ dv बाई dt करिए आप, dv बाई dt क्या आएगा 4/3 पाई 3r² डॉट dr बाई dt, है ना। 4/3 पाई का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन 3r² dr बाई dt हो जाएगा। ये वैल्यू आपको दे रखी है 4 इक्वल्स टू 4π3 3r² dr बाई dt। 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, dr बाई dt की वैल्यू बेटा हमारे पास आ जाएगी 1/πr²। ये यहाँ पुट करनी पड़ेगी, आप यहाँ पुट कर दीजिए, dA बाई dt आपके सामने आ जाएगा। देखो ये है 8πr dr बाई dt की जगह 1/πr²। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, आंसर आ जाएगा 8/r। अपन ने कैपिटल आर में सोल्व कर दिया, क्वेश्चन में स्मॉल आर है, क्वेश्चन में स्मॉल आर है, उससे फर्क पड़ेगा नहीं। सेकंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। 54 बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी मजेदार, ये क्वेश्चन भी मजेदार, करिए जरा सोल्व इसको। इसमें कुछ बच्चे तुक्का लगाएंगे तो भी सही आंसर आएगा, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका मतलब अपने को आना चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसकी तह तक अपने को जाना आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है y की इक्वेशन आपको दे दी, कह रहा है कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, कि y x के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा होगा तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ y आएगा उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो सबसे पहले आप देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y, वो y की मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है, y की मैक्सिमम वैल्यू आपसे नहीं पूछ रहा है, इस बात को ध्यान दे। वो आपसे dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, ये हमारे पास y है, तो dy बाई डी एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस 3x, चेन रूल से वापस 3x का करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस 4/3 कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 3x, चेन रूल से वापस 3 आ जाएगा, जो इस 3 को कैंसिल कर देगा। तो dy बाई डी एक्स जो मेरे पास आया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू मेरे पास आई 3 cos 3x माइनस 4 sin 3x।
इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। वैसे तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ता है, लेकिन यहाँ एक चीज होती है, काफी फेमस चीज है, कि अगर कोई भी फंक्शन y आपको इस तरीके से गिवन हो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा की फॉर्मेट में गिवन हो, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आती है। अंदर ये दोनों सेम होने चाहिए बस। तो यहाँ भी अगर आपको dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। सोल्व करने पर बेटा 5 आ जाएगा, सोल्व करने पर 5 आ जाएगा। तह तक जाना आना चाहिए, मैंने बोला था तुक्का मारोगे आंसर इसमें सही आएगा, मतलब क्या पूछ रहा है वो आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आपसे पूछी जा रही है, ये आपसे पूछी जा रही है। यस बेटा, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आएंगे, ग्राफिकल क्वेश्चन भी है, वेट करिए आप। इसके बाद ग्राफिकल क्वेश्चन ही स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, करना कैसे है उसको समझिए। क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है y की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है आपसे। y की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? आप एक चीज सोचिए कि मैंने y बराबर ऐसे लिख रखा है a अपॉन बी, तो अगर मैं y को मिनिमम करना चाहता हूं तो क्या मैं b को मैक्सिमम कर दूं? उसी तरीके से अगर y को मिनिमम करना चाहते हो तो आप इसको क्या कर दो, मैक्सिमम कर दो। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दोगे तो y की मिनिमम वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो हमारे सामने ये, इसको आप z मान लीजिए, z इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स, ये है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए, साइन क्या जो लिखा होगा a, क्या लिखा है 1 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट में 4 बनेगा 2। z की मैक्सिमम वैल्यू 2 आ गई। तो y की अगर मिनिमम वैल्यू चाहिए तो 10 डिवाइड, उसको मैंने z बोल दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 10/2। तो y की मिनिमम वैल्यू बेटा 5 आ जाएगी। y की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। y की मिनिमम वैल्यू 5 आ जाएगी। 45 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत सही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकल क्वेश्चन कोई मांग रहा था, ग्राफिकल क्वेश्चन आपके सामने है, ग्राफिकल क्वेश्चन कोई आपके सामने है। सर टोटल कितने क्वेश्चन हैं, टोटल कितने क्वेश्चन हैं? लगभग बेटा अभी हमारे पास 5 से लेकर के 6 सवाल और हैं, 5 से 6 सवाल और हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपसे इंटीग्रेशन पूछना चाह रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए इन्होंने फंक्शन नहीं दिया, बिना फंक्शन के आपसे इंटीग्रेशन पूछना चाह रहा है, बिना फंक्शन के आपसे इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछना चाह रहा है। पोल आपके सामने है, पोल आपको दे देते हैं, पोल आपको दे देते हैं। हाँ जी, उसके लिए देखो बेटा, इंटीग्रेशन का मतलब, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का मतलब होता है, जैसे y और x के बीच में कोई भी ग्राफ होता है ना, y और x के बीच में कोई भी ग्राफ होता है, किसी भी तरीके का ग्राफ हो सकता है, मैं रैंडम ग्राफ बना देता हूँ, तो ये वैल्यू x1 है, ये वैल्यू x2 है, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का एरिया है ना, ये आपको इंटीग्रेशन बताता है कि इंटीग्रेशन y dx x1 से x2 तक करना है ना, उसका ग्राफिकल मतलब ये होता है कि इस ग्राफ का जो ये एरिया है ना विद इन गिवन लिमिट्स, वो इंटीग्रेशन बताता है। तो यहाँ जिस बच्चे को ये पता होगा वही इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएगा कि ये चीज आपसे पूछी गई है, इसका मतलब पता होना चाहिए बेटा। इसका मतलब होता है एरिया, इसका मतलब होता है एरिया। अब एरिया के अंदर भी दो बातें, कभी एरिया एक्सिस के ऊपर आता है, कभी एरिया एक्सिस के नीचे आता है। एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव लिया जाता है, एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है।
एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लिया जाता है। उससे पहले ये वैल्यू भी पता होनी चाहिए आपको। देखो ये वैल्यू कितनी होगी, ग्राफ सिमेट्रिकल है, ये देखो ये रहा हमारे सामने 1। अच्छा x1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि ये 5 कब आएगा, x1 की वैल्यू क्या हो ताकि ये 5 आ जाए, x1 की वैल्यू क्या हो ताकि ये 5 आ जाए। तो देखो ये एरिया अगर आप देखोगे तो ये एरिया देखो 5 आ जाएगा, ये एरिया अगर आप देखोगे ये 1, ये देखो ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस, बेस 1 हाइट 5, ये एरिया 5/2 आ जाएगा। अब ये जो भी एरिया आएगा इसको A3 नाम दे देते हैं। ये एरिया अपने को नेगेटिव लेना है। आप सोचो कि ये पूरा एरिया मेरे को 5 लेना है, पूरा एरिया मेरे को 5 लेना है, यानी कि देखो 5 यहाँ आ चुका है, यहाँ 5/2 है, तो ये इसको -5/2 होना पड़ेगा, इसको -5/2 होना पड़ेगा। ये देखो -5/2 कब हो जाए, जब ये 5/2 या -5/2 यानी कि ये एरिया और ये एरिया सिमिलर हो जाए तो ये काम हो जाएगा। तो ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू अगर -5 हो जाए, ये -5 हो जाए तो हमारा काम हो जाएगा, ये एरिया 5 आ जाएगा, ये एरिया 5 आ जाएगा। अब आपसे x1 की वैल्यू पूछी जा रही है, x1 की वैल्यू क्या होगी, देखो ध्यान से देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये फिर से 1 आगे चला गया, तो यहाँ x1 की वैल्यू बेटा, यहाँ x1 की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 3 आ जाएगी। x1 की वैल्यू आपसे 3 पूछी गई है, x1 की वैल्यू आपसे 3 पूछी गई है। 72 बच्चों ने इसका सही आंसर दिया, मैंने गलती से इसमें ए पे टिक कर दिया था। 72 बच्चों का आंसर सही है जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट एवरेज निकालना है ना, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालेंगे अपन, एवरेज कैसे निकालेंगे, देखो एवरेज निकालने का भी फंडा होता है कि y अगर x का फंक्शन है तो y की अगर अपने को एवरेज वैल्यू निकालनी है किसी गिवन लिमिट के अंदर, तो इंटीग्रेशन y dx x1 से x2 अपॉन x2 माइनस x1, जो भी आपको लिमिट दे रखी होती है, तो ये इस तरीके से इस फॉर्मूले से एवरेज वैल्यू आ जाती है y की। अब ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको पता है एरिया होता है। तो गिवन लिमिट के अंदर एरिया निकालिए और डिवाइड कर दीजिए उन लिमिट के डिफरेंस को, आपको एवरेज वैल्यू मिल जाएगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, सोल्व करिए, मैं आपको पोल दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट बता दिया, सवाल आपके सामने है, अब आपको पोल दिया जा रहा है, ये रहा पोल आपके सामने। जीरो से सिक्स पूरी लिमिट लेनी है बेटा, 0 से 6 तक, 0 से 6 तक y की एवरेज वैल्यू निकालनी। तो देखो ये एरिया निकाल लेते हैं, A1 20, ये 2 है, 20 इंटू 2, ये एरिया 40 आ जाएगा। ये एरिया निकाल लेते हैं बेटा A2, देखो बेस कितना है इसका 2, हाइट कितनी है 20, तो हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 20, तो 20 आ गया। फिर देखो ये ट्राइंगल है, ये एरिया अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा, एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लेना पड़ता है। इसमें अगर आप बेस देखोगे तो 4 से 6 जा रहा है, बेस इसका 2 है, हाइट इसकी 10 है। देखो तो ये पूरा का पूरा एरिया A3 बोल देते हैं, ये आएगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 10, ये हमारे पास 10 आ गया। तो यहाँ y इफेक्टिव, ये जो इंटीग्रेशन y dx है ना, इसकी वैल्यू अगर आपको लिखनी है, इफेक्टिव एरिया अगर आपको लिखना है, तो वो हमारे पास आएगा 40 प्लस 20, इसको माइनस लेना पड़ेगा 10, डिवाइड 6 माइनस 0, डिवाइड 6 माइनस 0, तो 60 माइनस 10 50/6, 2 की टेबल से कट करोगे 25/3, तो y की एवरेज वैल्यू कितनी है 25/3 है। y की एवरेज वैल्यू हमारे पास 25/3 है। नेगेटिव ही लेना बेटा, क्योंकि एवरेज कैलकुलेट करते टाइम ये चीज अपने को कैलकुलेट करनी है। ये जो इंटीग्रेशन जब आप कैलकुलेट करते हो, ये एरिया उस इंटीग्रेशन से रिलेटेड होता है, तो नेगेटिव ही लेना है, एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव लेना है अपने को, ठीक है। ठीक है बेटा प्रिंस, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
ये क्वेश्चन बस आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, ये क्वेश्चन बस आपकी कैलकुलेशन चेक करने के लिए, जो सिली मिस्टेक्स होती है, जैसे अपन बार बार टेस्ट सीरीज देते ना, कहते सर सिली मिस्टेक हो गई, क्वेश्चन तो इजी था, सिली मिस्टेक हो गई, इजी पेपर के अंदर सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो जाती है, उसके लिए आपको ये सवाल दिया गया है। पोल आपको दे देते हैं, नेक्स्ट टाइम आपको पोल में सारे क्वेश्चन के आंसर दे दिए जाएंगे, ये चीज मेरे को पता नहीं थी। क्वेश्चन सोल्व करिए, तो इसको इंटीग्रेट करना है, लिमिट n-1 से n तक जा रही है ना, तो 3 को अलग से आप इंटीग्रेट कर दीजिए, 4t को आप अलग से इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो 3 का इंटीग्रेशन 3 बार आ जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 4t²/2, यहाँ लिमिट डालनी है अपने को, यहाँ भी लिमिट डालनी है, सोल्व कर लेते बाद में लिमिट देते थे। 3t यहाँ लिमिट चली जाएगी n-1 से n प्लस ये बना 2 बार निकाल लेते, t² पे लिमिट डालनी n-1 से n, देखो क्या बनेगा 3n-n-1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2n² माइनस n-1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ n चला जाएगा, 1 प्लस का हो जाएगा 3 बचेगा, प्लस 2n² माइनस n² प्लस 1 माइनस 2n, 3 प्लस 2n² माइनस n² माइनस 1 प्लस का 2n, ये कैंसिल हो गया, 3 माइनस का 2 प्लस का 4n, आंसर आ गया हमारे पास 4n + 1, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन 45 जनता ने सही आंसर दिया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग सिली मिस्टेक के अंदर फंसे होंगे, कैलकुलेशन में फंसे होंगे। देखिए आपका पेन चलना चाहिए, फिजिक्स की क्लास चल रही है, आपका पेन चलना चाहिए, साथ साथ पेन चलेगा, आंसर आपके पेन से आएगा तभी बात बनेगी, खाली देखने से आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हल्का हल्का सुना होगा आपने कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो क्या कह रहा है कि सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है, तो इतनी हाइट पे आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताइए, किस हाइट पे बतानी है, यहाँ बतानी है आप 1600 किलोमीटर पे, ये 6400 किलोमीटर। तो अगर आप देखोगे तो ये अर्थ की रेडियस r है, ये जो हाइट है ना ये r/4 के बराबर है, तो यहाँ बतानी g की वैल्यू, g की वैल्यू यहाँ बतानी। देखो ये क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि रेशियो के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y की पावर n है तो अपन x2/x1 क्या लिख सकते हैं बेटा, y2/y1 की पावर n लिख सकते हैं। और अगर x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू z की पावर n होता है तो फिर x2/x1 जब आपको लिखना होता है ना तो वो z1/z2 आ जाता है। आई होप इतनी बेसिक चीज आपको आती होगी, किसी को नहीं आती तो मैंने बता दी, ठीक है, किसी को नहीं आती तो मैंने बता दी कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो नंबर चेंज हो जाता है, 2 1 1 2, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो नंबर सेम रहता है, पावर जो है वो सेम लगा हो गया। तो अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये इनवर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो पहले जब आप सरफेस पे बात करोगे, सरफेस पे बात करोगे तो g1 की वैल्यू 10 है, उस टाइम पे r1 की वैल्यू कितनी है, r है। g2 की वैल्यू आपको निकालनी है, जब r2 की वैल्यू कितनी होगी, सेंटर से डिस्टेंस देखने, देखो ये r है, ये r/4, r + r/4 कितना हो गया बेटा, 5r/4 हो गया, 5r/4 हो गया। तो मेरे को g2/g1 निकालना है, तो बेटा वो क्या आ जाएगा, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर है, r का स्क्वायर है, तो ये क्या आ जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर आ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 के सामने 1, 1 के सामने 2, तो r1/r2, यहाँ r1 आएगा, यहाँ 5r/4 का स्क्वायर, g2 निकालना है, g1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब देखो यहाँ सोल्व कर रहा हूँ मैं, g2/10, r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 ऊपर आ जाएगा, 4/5 का स्क्वायर, तो g2 विल बी इक्वल टू 10 × 16/5,
25, 5 की टेबल से 2 बार चला जाएगा या 5 बार चला जाएगा, 32/5 आ जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू 6.4। G2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बेटा, 6.4 आ गई। आई होप आपको बात क्लियर हो गई है। कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, बस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये शानदार सवाल आपके सामने, शानदार सवाल आपके सामने है, शानदार सवाल आपके सामने। आप पढ़ लीजिए सवाल, फिर मैं आपको पोल देता हूँ, टाइम लगेगा क्वेश्चन को करने में। हाँ जी, पोल आपके सामने है बेटा, पोल आपके सामने है, पोल आपके सामने है। देखो ये क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से होगा। फिजिक्स में बहुत सारी जगह बाइनोमियल थ्योरम काम आती है, तो ध्यान से सुन लेना, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ क्या होता है। देखो 1 प्लस एक्स की पावर n लिखा होता है ना, इसको आप 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो, लेकिन कब लिख सकते हो, जब x काफी छोटा हो 1 से। और बाइनोमियल थ्योरम जब लगेगी ना, तो जिद है, क्या जिद है सर, कि यहाँ 1 होना चाहिए और 1 के प्लस माइनस में कुछ होना चाहिए। माइनस होगा तो भी चलेगा, माइनस होगा तो भी चलेगा, 1 होना चाहिए 1 के प्लस माइनस में। जैसे कोई बोले कि सर कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए की पावर n है, और कैपिटल ए बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, तो क्या मैं इसको कैपिटल ए प्लस एन ए लिख सकता हूँ? नहीं, ये गलत हो जाएगा बेटा। बाइनोमियल थ्योरम के लिए जिद है, क्या जिद है, कि x के आगे 1 होना चाहिए, 1 के प्लस माइनस में कुछ होना चाहिए, और x काफी छोटा होना चाहिए, तभी आप ये बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो, तभी आप ये बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। तो अब अगर 1 नहीं हो तो क्या करना है, 1 नहीं हो तो बेटा 1 बनाना है। जैसे मैं ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको एक बेसिक क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ, एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी की पावर मैंने 3 लिख के दे दिया, ठीक है, और मैंने आपको बोल दिया कि इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, और मैंने आपको बोल दिया डी काफी बड़ा है स्मॉल डी से, तो आपको यहाँ 1 बनाना पड़ेगा। 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस डी को कॉमन लेना पड़ेगा। इस डी को कॉमन लिया, वहां 1 बचा, कैपिटल डी के डिवाइड में चला, कैपिटल डी स्मॉल डी के डिवाइड में चला जाएगा, ऊपर क्यूब। अगला स्टेप ये बनेगा, अब डी बाहर आ जाएगा, डी का क्यूब बाहर आ गया, 1 प्लस स्मॉल डी बाई कैपिटल डी का क्यूब। अब देखो ये बना है, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम आप लगा सकते हो कि 1 प्लस समथिंग। अब देखो स्मॉल डी वो छोटा डी के कंपेयर में, तो ये 1 से काफी छोटा आएगा, यहाँ बाइनोमियल थ्योरम लगेगी डी क्यूब। अब 3 आगे लिखना है, अब 3 आगे लिखना है। अब डी क्यूब को अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो डी क्यूब प्लस 3 स्मॉल डी और डी स्क्वायर है ना, एक डी इसको काट देगा, तो ये आंसर आएगा। आप चाहो तो डी स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ डी प्लस 3d बचेगा, ये आंसर आएगा। डायरेक्ट नहीं लगा सकते कि सर डी प्लस 3d लिख दो, गलत हो जाएगा, डी स्क्वायर आगे आएगा। यही तरीका है सोल्व करने का, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, यही तरीका है सोल्व करने का। आई होप आपको तरीका समझ में आया होगा। अब हमारे सामने जो सवाल है उसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे सामने जो सवाल है उसको सोल्व कर लेते हैं। हमारे सामने क्या है, हमारे सामने कह रहा है कि r की वैल्यू 2 से काफी कम है, r की वैल्यू 2 से काफी कम है, इसको सोल्व करना है। तो ये देखो, ये p को अपन 4 डिवाइड 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं। अब आप इसको यहां सोल्व मत करिए, ऊपर ले जाइए, 4 प्लस आर स्क्वायर बाई 2 की पावर माइनस हाफ लिख दीजिए। अब यहाँ माइनस हाफ एक बार मत लेके आइए पावर आगे, यहाँ 1 बनाना जरूरी है। अगर आप यहाँ 1 नहीं बनाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये देखो 4 कॉमन लेना पड़ेगा, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 8, यहाँ नहीं है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इस पूरे की पावर है -1/2, तो यहाँ भेज देते हैं 4, इस 4 की पावर -1/2 यहाँ लगा देते हैं, 1 प्लस आर स्क्वायर बाई 8 की पावर
-1/2। ये 4 है, डिवाइड में जाके √4 बना दीजिए इसको, यहाँ पावर आगे ले आइए, -1/2 r²/8। √4 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस r²/16, 2 अंदर भेज दीजिए, आंसर आएगा 2 माइनस r²/8। ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है इसका, सेकंड ऑप्शन सही आंसर है। तो इस तरीके से अपने को बाइनोमियल थ्योरम को सोल्व करना आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम को अपने को सोल्व करना आना चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आई है। किसी को इसमें डाउट है तो बता सकता है, मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ इसका। जनरली ये चीज़ें डिस्कस नहीं की जाती है, पेपर में भी नहीं पूछी जाती है, लेकिन जिस दिन आएगी धमाल मचाएगी। क्या आगे बढ़े, यस और नो, आगे बढ़े? हाँ बेटा, लेंदी था क्योंकि अपन ने शुरू से समझा, लेकिन अगर आपको पहले से कॉन्सेप्ट आएगा तो फिर ये इतना लेंदी नहीं रहेगा पहले से, क्योंकि जनरली अपन यहाँ प्रैक्टिस सेशन से यही कोशिश कर रहे हैं कि जो नई वैरायटी है वो आपके सामने आए, आपको पहली बार नया सवाल नहीं लगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो। हाँ जी, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं आपके कहने पर, कि y इज इक्वल टू 2/A प्लस स्मॉल a का होल स्क्वायर। कैपिटल A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल a। इसका आंसर क्या आएगा सोल्व करने पर? इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी ये बताइए, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? सबसे पहले क्या करना है बेटा, 1 बनाने की कोशिश करनी है। तो 2 डिवाइड, इस कैपिटल A को कॉमन ले लीजिए, कैपिटल A कॉमन लिया, 1 प्लस स्मॉल a बाई कैपिटल A, इसका स्क्वायर लगा दिया, इधर भी मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब इसको ऊपर ले जाओ आप, तो y बराबर 2a², 1 प्लस स्मॉल a बाई कैपिटल A का पावर -2, तो y बराबर 2/A², 1 माइनस 2 स्मॉल a बाय कैपिटल A। अब अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2/A² माइनस 4 स्मॉल a डिवाइड A3। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। मुद्दे की बात यही है कि सीधा यहाँ पे आप 2 नहीं ला सकते हैं, सीधा यहाँ पे आप 2 नहीं ला सकते हैं, आपको पहले 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ आपको 1 बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। हाँ जी बेटा, प्रिंस ने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी गुड बेटा प्रिंस, वेरी गुड। नेक्स्ट जीपी, इस जीपी इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, इसका सम क्या आएगा ये आपको बताना है। इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, सम क्या आएगा ये आपको बताना है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, चैट बॉक्स में ही आंसर दीजिएगा। इनफाइनाइट टर्म की जीपी है, देखो सबसे पहले फर्स्ट टर्म अपन ने देखी, फर्स्ट टर्म 1 है, फिर अपने को कॉमन रेशियो देखना रहता है। कॉमन रेशियो देखने के लिए नेक्स्ट टर्म में से उसके जस्ट पिछली वाली टर्म का अपने को डिवाइड करना होता है। किसी भी चीज़ का डिवाइड कर लीजिए, आपको -1/2 मिलेगा। इसमें इसका डिवाइड कर लो या -1/2 में 1 का डिवाइड कर लो, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1/2। अब इनफाइनाइट टर्म की जीपी होती है और आर की वैल्यू 1 से छोटी है। इनफाइनाइट टर्म की जीपी का फॉर्मूला A/1 - R, बहुत काम आता है। कौन से चैप्टर में काम आता है? ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इन सब में काम आता है। ए की वैल्यू 1 माइनस 1/2, तो 1/1 प्लस 1/2, तो 1/3/2। आंसर बेटा 2/3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा? 2/3। आंसर आएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। कह रहा है कि ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ये इक्वेशन आपको दे रखी है, आपसे ये पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इस इक्वेशन के लिए
ग्राफ कैसा आएगा, इस इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा आएगा ये आपको बताना है। बोल दिया जाए आपको, ये लीजिए बेटा। देखिए इन सबकी कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी, वाई और x के ऊपर पावर 1 1 आती है। y और x की टर्म या तो प्लस में होती है, माइनस में होती है, या इक्वल टू के इधर उधर होती है, तो स्ट्रेट लाइन बनती है ना। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। फिर या वाई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आ जाए, या एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई आ जाए, मतलब किसी एक पे पावर 2 आ जाए, दूसरे पे पावर 1 आ जाए, तो फिर पैराबोला बनता है। और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों पे पावर 2 आ जाए, फिर वो जुड़ जाए, जैसे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 आ जाए, मतलब इनका कोफिशिएंट अलग अलग हो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का, तो ग्राफ बनता है इलिप्स। और अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों की टर्म है और कोफिशिएंट भी सेम हो जाए, कोफिशिएंट सेम हो जाए, यानी कि यहाँ ए स्क्वायर आ जाए, इसके नीचे भी ए स्क्वायर आ जाए बराबर 1, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, या कुछ लोग इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर लिख देते हैं, यानी कि कोफिशिएंट सेम हो जाए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो डिवाइड में होते हैं वो, तो ये ग्राफ बन जाता है बेटा सर्कल। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, आपको इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर बराबर 27 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 27 और बाई 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 बन जाएगा। 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये कैसा सर्कल है जिसकी रेडियस 3 मीटर है, इसकी रेडियस 3 मीटर है। तो आज का सेशन अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट सेशन में और क्वेश्चन के मिलेंगे, वेक्टर के क्वेश्चन के साथ अपन मिलेंगे, वेक्टर के अच्छे अच्छे सवाल आपका फिर से लेवल अप करने की कोशिश करेंगे फिजिक्स के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।